हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड बेसिकली 10 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे प्रमाण टॉपिक के। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है तो एग्ज़ाम में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है। ओके, तो चलिए रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन है आपका, इल्यूजन एट नाइट ऑफ द रोप एज अ स्नेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रमाण। रात में किसी को अगर कोई रस्सी सांप लगती है तो इस तरीके के प्रमाण को आप क्या बोलेंगे, ये कौन सा प्रमाण है, किसका एग्जाम्पल है, आप ये आपको बताना है। ओके, जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करिए। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। जब मैं प्रमाण पढ़ा रही थी तो प्रत्यक्ष में भी मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया था कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो सामने है, जिसको आप फील नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख के उसको फर्स्ट परसेप्शन आपकी ये बन रही है कि ये स्नेक है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी परसेप्शन की बात आती है वो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब ही है परसेप्शन। ओके, चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने गलत कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन, सीइंग द स्मोक एट अ डिस्टेंस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड अ हिल एंड थिंकिंग देयर इज अ फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए उपमान प्रमाण, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष प्रमाण, ऑप्शन सी अनुमना एंड ऑप्शन डी अथपति। सारे ऑप्शंस बता दीजिए। सारे ऑप्शन में देखिए, प्रत्यक्ष में क्या होता है, प्रत्यक्ष में होता है कि आपको चीज़ें को आप जो परसीव करते हो किसी भी चीज़ को देख के। ठीक है, उपमान में क्या होता है, आप कंपैरिजन करते हो। ठीक है, अनुमना जब आप इन्फ्रेंस निकालते हो, एंड अथपति जब आपको किसी भी चीज़ का कोई मतलब समझ में आता है। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। राइट आंसर इज सी, दैट इज अनुमना प्रमाण। तो अनुमना जब मैं करा रही थी तो वहाँ पे मैंने इसको दिया था, ये एग्जाम्पल वहाँ पे कवर किया था कि जहाँ पे भी, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कहीं पे एक हिल है, उसके पीछे से फायर आ रहा है, स्मोक आ रहा है, तो आपको लगा कि स्मोक आ रहा है तो ज़रूर वहाँ पे फायर होगा। अब वो चीज़ वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। उपमान का मतलब क्या होता है कि आपने कोई किसी चीज़ को अनुमना का मतलब क्या होता है कि आपने अनुमान लगाया है। अनुमना आप वर्ड से, अनुमान से सिर्फ सोचिए कि उसका इन्फ्रेंस आपने क्या निकाला है, आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ क्या होगी। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में पहले से अनुमान लगाना। हिंदी आई होप जिसको समझ में आ रही होगी उसको अनुमान वर्ड समझ में आ रहा होगा। अनुमना मत सोचिए, इसको अनुमान सोचेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज सीन हिज काउ एट होम गोज टू अ फॉरेस्ट एंड सीज अ वाइल्ड काउ बट विदाउट डेवलप। The person sees the similarity, the cow is like my cow, and on this basis also conclude the opposite to be equally true, that my cow is like this cow. तो ये क्या है? एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसके घर में उसके पास गाय है। ठीक है, वो जंगल जाता है और जंगल में जाता है तो उसको एक जंगली गाय दिखती है, जिसको हम लोग कभी कभी नील गाय भी बोलते हैं। तो उस तरीके का एक काऊ वहाँ पे उसको दिखता है, तो उसको लगता है कि ये जो काऊ है ये मेरी काऊ जैसी ही है। ठीक है, और उसके बेसिस पे वो ये बोलता है कि मेरी काऊ, जो मेरी गाय है, वो इस काऊ जैसी है। ठीक है,
तो ये किस चीज़ का प्रमाण है? देखिए, जब तक आप लोग बेसिक क्लासेस नहीं पढ़े हुए हैं, जिन्होंने बेसिक क्लासेस नहीं पढ़ा है उनको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आप बेसिक क्लासेस नहीं पढ़े हैं तो पहले बेसिक क्लासेस पढ़ लीजिए। बेसिक क्लासेस मैंने प्रोवाइड की है, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, राइट आंसर है आपका उपमान, दैट इज कंपैरिजन। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो उपमा कर रहा है। अगर आपने हिंदी कभी पढ़ा हो तो हिंदी में एक मेटाफर था, मतलब वहाँ पे एक हम लोग उपमा वगैरह पढ़ते थे, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उपमा दे रहे हैं, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी पोएम्स होती है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का उपमा दी जाती है, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, उसको हम उपमान प्रमाण बोलते हैं। अलंकार, राइट, अलंकार जो होता है उसमें आपने पढ़ा होगा, तो उससे ये चीज़ याद रखिएगा कि उपमा का मतलब है उपमाना का मतलब है उपमा देना। उपमा अलंकार जैसा ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ कॉलेज मिस्टर ए हैज़ नॉट अटेंडेड एनी लेक्चर टुडे, सो इट मस्ट मीन दैट ही वेंट टू वॉच अ मूवी। पहले पूरी क्लासेस पहले पूरी क्विज आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। पहले क्विज अगर नहीं समझ में आएगी, लास्ट में कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एंड तक अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा, तो इससे परेशान मत होइए। ओके, तो बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। एक कॉलेज है, वहाँ पे मिस्टर ए जो है वो कॉलेज नहीं गया है, तो ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि वो ज़रूर गया होगा मूवी देखने, ठीक है। ये कौन सा अलंकार है, अरे सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, ये कौन सा प्रमाण है? सो राइट इज सी, दैट इज अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब क्या है कि वो वहाँ पे नहीं है, ठीक है, जो पर्सन है वो वहाँ पे नहीं है। तो अगर वो वहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ही इज नॉट प्रेजेंट देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. A, who is alive but is not in his house, the very knowledge of this being out of his house is based on perception. We ourselves look for him in the house but we do not find him. So we conclude that since he is alive and not inside the house, he must be somewhere outside his house. तो ये क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? एक पर्सन है जो कि जीवित है, उसका नाम मिस्टर ए है, लेकिन वो घर में नहीं है, ठीक है। और ये लोग गए, इन्होंने खुद से जाकर घर में चेक किया और वहाँ पे जाकर इन्होंने देखा कि वो पर्सन वहाँ पे नहीं है। अब वो पर्सन वहाँ पे नहीं है और वो पर्सन जिंदा है, तो इसका मतलब वो कहाँ होगा? वो बाहर होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये किस तरह का प्रमाण है? ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज अर्थपति। अर्थपति में क्या होता है कि आप जो भी चीज़ मतलब प्रमाण देते हो जिस चीज़ का, उसके साथ साथ कोई ना कोई सेंसेस भी आपकी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आप इन्फर करते हो। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने खुद से जाकर देखा, उसके बाद इन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि ऐसा नहीं है, तो इसके जगह पर ये होगा। ओके, next question, we compare the materials found on Mars with that on Earth and learn. हमें जो भी मटेरियल मिलता है मार्स पे, उसको हम अर्थ की मटेरियल के साथ तुलना करते हैं उसकी, और उसके बाद उसके बारे में पढ़ते हैं। ये कौन सा प्रमाण है? ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज उपमाना प्रमाण। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो उपमा दे रहे हैं, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ फैट पर्सन
A says that he never eats in the day, when we can easily postulate that he eats in the night. अब एक पर्सन है जो कि बहुत मोटा है, A नाम है उसका, वो कभी भी दिन में नहीं खाता है। वो बोलता है कि मैं कभी भी दिन में नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि वो रात में खाता होगा। अब ये क्या है, ये कौन सा प्रमाण है, ये आपको बताना है। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज अर्थपति। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो भी वो इन्फर कर रहे हैं उन्होंने सेंसेस भी इन्वॉल्व किया है। यहाँ पे बोला गया है कि अ फैट पर्सन। अब फैट पर्सन कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति फैट है, वो मोटा है, इसका मतलब आपने उसको देखा कि वो मोटा है। जब वो मोटा है और वो खुद से बोल रहा है कि मैं नहीं खाता हूँ, तो उसके मोटापे का रीज़न क्या है कि वो रात में खाता होगा, ऐसा आपने इन्फर किया। अगर वो दिन में नहीं खाते तो वो रात में खाता होगा। और आपको पता कैसे चला कि वो मोटा है, क्योंकि आप वो चीज़ देख रहे हो अपने आँख से, आपकी जो खुद की सेंसेस है वो वहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अर्थापति है। ओके, जब किसी चीज़ के बेसिस पे हम कोई चीज़ पोस्टुलेट करते हैं, किसी चीज़ के बेसिस पे हम अपनी कोई धारणा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम, देयर इज नो साउंड हेयर, दिस फ्लावर हैज़ नो फ्रेग्रेंस। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, ये आपको बताना है। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज अनुपलब्धि। ओके, यहाँ पे नो वर्ड लगा हुआ है, मतलब ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कर्मा इज डिफाइंड इन भगवद गीता एज द आउटकम ऑफ आवर एक्शंस। ये कौन सा प्रमाण है? ऑप्शन ए है आपका उपमना प्रमाण, ऑप्शन बी है शब्द प्रमाण, ऑप्शन सी है अनुपलब्धि एंड ऑप्शन डी है आपका अर्थपति। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण आपके ओरल एंड रिटन दोनों तरीके से होते हैं। कोई पर्सन है वो अगर कुछ कह रहा है तो उसको भी मानेंगे, प्लस कोई भी अगर आपकी बुक्स हैं, वेद हैं, क्या कहते हैं उसको, पुराण है, या कोई भी ऐसी कोई रिलीजियस बुक है, ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उसमें भी कोई चीज़ कही गई है तो उसको भी हम शब्द प्रमाण की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। There is no trees on moon. This statement infers which pramar? ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज अनुपलब्धि प्रमाण। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये होता है कि देयर इज नो ट्रीज ऑन मून, और उसके साथ साथ लिखा होता है कि वी हैव सीन दैट बाय आवर आईज, और वी हैव गॉन देयर एंड सी दैट, और वी हैव गॉन देयर एंड टेस्ट इट, तो वो होता आपका अर्थपति। बट यहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे ट्री नहीं है, बट क्या आपने जाके खुद से देखा है? आपके कोई खुद के सेंसेस वहाँ पे इन्वॉल्व थे? ऑफकोर्स नहीं थे, तो ये इसलिए आपका अर्थपति नहीं होगा, ये आपका अनुपलब्धि होगा। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या चीज़ नहीं समझ में आई ये पूछिए। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम जो भी चीज़ें देखते हैं आंखों से, ठीक है,
और उसके बेसिस पे अगर हम कोई चीज़ परसीव करते हैं, परसेप्शन होता है वहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, उपमा में हम क्या करते हैं, हम जब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। देन आपका अनुपलब्धि में जब कोई चीज़ वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्धि मतलब उपलब्ध ना होना, ठीक है, कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, नो प्रेजेंट नहीं है, या कोई चीज़ वहाँ से एब्सेंट है, ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ की एब्सेंस है, वो भी आपकी अनुपलब्धि होगी। अथर्पति जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं विद आवर ओन सेंसेस एंड सेंसेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ दैट, वो आपका अथर्पति होगा। ओके, देन आपका क्या बचता है, ओके, शब्द मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी चीज़ जो किसी के द्वारा कही जाए या कहीं पे लिखी हुई है तो उसको हम शब्द प्रमाण बोलते हैं। ओके, अनुमना का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना, किसी भी चीज़ का हम इन्फ्रेंस बना रहे हैं उस चीज़ से, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल था आपका काऊ वाला। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अनुमान वाले में जैसे हिल वाला एग्जाम्पल था आपका, फायर वाला, ठीक है। ओके, फाइनल स्कोर्स, विक्रांत के 4 मार्क्स हैं आउट ऑफ 7, डिम्पल के 8 हैं, दीक्षा के 8 हैं आउट ऑफ 10, मोनिका के 10 आउट ऑफ 10 हैं, पारुल के 8 हैं, अजमत के 9 हैं, शालिनी के 8 हैं, पूनम के 6 हैं, राजन के 7 हैं, कपिल के 5 हैं, निशा के 9 हैं, नितेश के 10 हैं, रेनू के 3 हैं, जाहिद के 8 हैं, नेहा के 8 हैं, अनन्या के 9 हैं, अब्दुल रहीम के 8 हैं, अब्दोली राउत के 8 हैं, कोमल के 8 हैं, प्रियंका के 10 हैं, सुमन के 10 हैं, शारदा के 8 हैं, रितु के 7 हैं, स्नेहलता के 8 आउट ऑफ 8 हैं। अनुपलब्धि और अर्थप्रति का डिम्पल मैंने लास्ट में बताया ना, देखिए ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि देयर इज़ नो ट्रीज ऑन मून, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मून पे ट्री नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अनुपलब्ध है, ठीक है, वहाँ पे ट्रीज उपलब्ध नहीं है। बट अगर ये चीज़ हमने खुद से देखी होती, हमारे खुद के सेंसेस वहाँ पे इन्वॉल्व हुए होते, या आगे स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा होता कि वी हैव सीन दैट या वी हैव टेस्टिफाई दैट, तो आप उसको अर्थपति बोलते, जब वो चीज़ें प्रूफ होती हैं या हमारे सेंसेस के द्वारा वो चीज़ देखी जाती हैं, ठीक है, या हम खुद उसको फील करते हैं। मिथुन के 4 हैं आउट ऑफ 9। अर्थपति और उपमा में क्या करते हैं आप, दो चीज़ों को आपस में आप कंपेयर करते हैं, ठीक है। अर्थपति में क्या है, आप वहाँ पे इन्फर कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसेस, ठीक है, कोई चीज़ का मतलब निकालना और कोई चीज़ को आपस में दो चीज़ों को कंपेयर करना, ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है। हाँ, शब्द में कोई भी रिलीजियस बुक भी आ सकती है और उसके अलावा मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स भी आ सकते हैं। देखिए जैसे मैगजीन होती है, न्यूज़पेपर होती है, तो वो कोई भी अगर स्टोरी डालती है तो उसको हम क्या सोचते हैं कि ये सही होगी, ठीक है, तो वो भी आपकी आती है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ रिलीजियस बुक्स ही नहीं, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें भी जो पब्लिश्ड सोर्स हैं उनको भी हम इसमें डालते हैं, शब्द में डालते हैं। सुरेश के 7 मार्क्स हैं आउट ऑफ 9, रेनू के 3 हैं आउट ऑफ 3, देवीना के 9 हैं आउट ऑफ 10, रिजवान के 6 हैं आउट ऑफ 10, ममता के 9 हैं आउट ऑफ 10, रितु के 6 हैं आउट ऑफ 10। यस रितु, बेसिक क्लासेस मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। देखिए जिन्होंने भी बेसिक क्लासेस नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए, बिना बेसिक क्लास के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और उसमें ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया, आप जब देखोगे उसको तो आपको चीज़ें समझ में हो जाएगी। पीहू के 7 हैं आउट ऑफ 10, संडे को, यस संडे को आपकी मेगा क्लास होगी, मैं टाइमिंग बता दूंगी कि इवनिंग में होगी कि मॉर्निंग में होगी, ठीक है। शाइनिंग के 8 हैं आउट ऑफ 10, यस संडे को होगी मेगा क्लास, बट टाइम क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगी। और एक चीज़ और,
अभी आपके 5 क्वेश्चंस और मैं सोच रही हूँ उस पर लाने के लिए, वो थोड़ा सा उसका पैटर्न मैं चेंज करूँगी। जैसे आपके स्टेटमेंट्स होते थे एंड कंक्लूजन होता था, उस पर बेस्ड होगा वो। तो अगर आप लोग चाहते हो एक और क्लास तो बता दो, मतलब 5 क्वेश्चंस और कवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। उसके बाद आपका ये कवर हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैबी राशिद आप अपने मार्क्स शेयर कर दीजिए। ओके, तो मैं मेगा क्विज क्लास में हूँ, उसको कवर कर लूँगी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। और हाँ, आज का ये जो टॉपिक है आपका, मतलब आज के जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसको दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आई होप सो। ओके ओके, इस्लामिक मीडिया विंग के 6 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज ये आपकी क्लास 12 है एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज़ के लिए। मेगा क्विज़ मैंने इसलिए नहीं कंडक्ट की आज क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे आपके वीडियोस बनाने हैं, बहुत सारा कोर्स अभी भी बचा हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस मंथ के एंड तक सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए आपका, और उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम तक का टाइम बचेगा तब तक हम डेली एक मेगा क्विज़ कर लेंगे। मतलब डेली हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चंस हम डेली करें, तो उससे आपके एग्ज़ाम के पहले की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो बताइएगा मुझे कि ये आइडिया कैसा है, और तब तक हम सारे जितने भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो डेली कर लेंगे। ओके, हेलो मोनिका, हेलो प्रियंका, हेलो अजमत, हेलो विक्रांत। ओके, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन का जो फ्रेम है वो थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें एक प्रेमिस दिया होगा आपको, देन आपको कंक्लूजन दिया होगा, और उसके बाद आपको बताना होगा कि ये कौन सा प्रमाण है। तो इस क्वेश्चन को देखिए एंड कोशिश करिए सॉल्व करने की। इसमें प्रेमिस है आपका कि रिया इज़ वेरी शार्प गर्ल, और कंक्लूजन इस पर ड्रॉ किया गया है कि दोज हु आर शार्प आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे कौन सा प्रमाण है ये पूछा है आपसे। ओके, जल्दी से आंसर करिए। ओके, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका ए, दैट इज़ उपमाना। यहाँ पे उपमा दी गई है रिया और जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके बीच में। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि रिया बहुत शार्प है, बहुत तेज़ है, तो इसका मतलब ये है कि जो तेज़ होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे रिया और जो बुद्धिमान होते हैं उन दोनों के बीच में आपस में कंपैरिजन किया गया है। तो ये आपका उपमा प्रमाण होगा। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इससे प्रैक्टिस करने के बाद आप उसके लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रीमिस है आपका ET, दैट इज इकोनॉमिक्स टाइम, हैज़ पब्लिश्ड द लेटेस्ट इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया एज 2.86%। ओके, कंक्लूजन है आपका द इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया इज 2.86%। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि कौन सा प्रमाण है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, कोशिश करिए जल्दी सॉल्व करने की। ओके, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे गलत हो रहा है तो दोबारा वीडियो देखिएगा और दोबारा जो चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करिएगा कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज शब्द प्रमाण। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो कोई एक पर्सन बोले, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है, या फिर कोई चीज़ जो पब्लिश्ड हो, ओके,
तो वो आपका शब्द प्रमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीमिस द विटनेस हैज सीन मिस्टर रॉय वॉज नॉट इन द टाउन ऑन मंडे। एक कोई विटनेस है, उसने बताया है कि मिस्टर रॉय जो हैं वो टाउन में नहीं है मंडे को, टाउन में नहीं थे मंडे को। ओके, स्टेटमेंट है कि मिस्टर रॉय कैन नॉट बी द कल्प्रिट ऑफ मर्डर हैपेंड ऑन मंडे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। प्रीमिस में बोला गया है कि विटनेस ने बोला है कि उसने देखा था कि मिस्टर रॉय मंडे को टाउन में नहीं थे। ठीक है, स्टेटमेंट है आपका कि मिस्टर रॉय इसलिए मर्डर के कल्प्रिट नहीं हो सकते हैं जो मर्डर मंडे को हुआ था। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज अनुपलब्धि। यहाँ पे मिस्टर रॉय वहाँ पे नहीं थे, तो ये अनुपलब्धि प्रमाण है और इसको देखा गया था। यहाँ पे आप देखिए, देखना यहाँ पे दिखाया गया है, इट मीन्स कि उस पर्सन ने खुद से देखा था, विटनेस ने देखा था। ओके, तो सेंस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रीमिस है आपका, किशोर हैड थ्रेटन राज टू किल हिम फॉर हिज अब्यूजिव बिहेवियर। कंक्लूजन है, राज इज मर्डर्ड सो किशोर मस्ट किल्ड हिम। तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे प्रेमिस क्या है कि किशोर ने राज को धमकी दी थी, थ्रेटन किया था कि वो उसको मार डालेगा उसके अब्यूजिव बिहेवियर की वजह से। ठीक है, और फिर कंक्लूजन क्या होता है कि राज का मर्डर हो गया है, तो इस पे हम ये बोल रहे हैं कि किशोर ने ही राज को मारा होगा। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज अर्थपति। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किशोर ने ऐसा बोला था, इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर या इस सेंटेंस के ऊपर हमने ये अर्थ लगाया है कि किशोर ने ही उसकी हत्या की होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रीमिस है, अ बॉटल हैज़ अ लिक्विड एंड स्मोक इज कमिंग आउट। कंक्लूजन है, द लिक्विड मस्ट बी एसिड। कपिल यस, अर्थ है वहाँ पे। देखिए मैंने बताया था ना, अर्थपति मतलब अर्थ के थ्रू किसी की उत्पत्ति हो जब, तो उसको हम अर्थपति बोलते हैं। ठीक है, अर्थ से निकलता है वो। ओके, इसका राइट आंसर है आपका बी, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि बॉटल से लिक्विड आ रहा है तो वो एसिड होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि स्मोक आ रहा है तो वो एसिड ही हो सकता है वो कोई और केमिकल हो, या फिर हो सकता है वो किसी टाइप ऑफ गैस हो। ठीक है, जिससे वो निकल रही है, जिससे स्मोक निकल रहा है। तो राइट आंसर है आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो हम देख के या अपने सामने जो चीज़ होती है उसी के बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, हम उसको एनालाइज नहीं करते हैं। और उपमा में क्या था, उपमा में 2-3 चीज़ें होती हैं जब आप उसको एनालाइज करते हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि हिल है, हिल के पीछे धुआं निकल रहा है, तो वहाँ पे धुआं निकल रहा है तो वहाँ पे फायर होगी। अगर फायर होगी तो ही वहाँ पे धुआं निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक बेसिस पे, सिर्फ एक ही प्रीमिस के बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन को ड्रॉ किया है। ओके, व्हाट हैपेंड। ओके, स्ट्रीम तो चल रही है। ओके, अभी ठीक है, अभी आवाज़ आ रही है मेरी। ओके, दैट्स गुड। प्रीमिस आपको समझ में आया। यहाँ पे क्या है, एक बॉटल है, उसमें एक लिक्विड है और उसमें से, उस बॉटल में से स्मोक निकल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वो लिक्विड एसिड है।
ठीक है। उन्होंने यहाँ पे अनुमान नहीं लगाया है, वहाँ पे उन्होंने किसी चीज़ को, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर नहीं किया है, लिक्विड को यहाँ पे कंपेयर नहीं किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि ये एसिड है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष होगा। अभी समझ में आ रहा है? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से यस बोल दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। फिफ्थ क्वेश्चन किसको नहीं क्लियर हुआ है ये बता दीजिए। ओके, एंड फाइनल स्कोर्स क्या हैं आपके? अजमत के 4 मार्क्स हैं आउट ऑफ 5, विक्रांत के 3 हैं आउट ऑफ 5, कपिल के 4 हैं आउट ऑफ 5, गुरवीन के 3 हैं, नरेश के 4 हैं, अब्दुल के 3 हैं, मोनिका के 5 हैं, राहुल के 4 हैं, राजन के 4 हैं, अजमत के 4 हैं, प्रियंका के 4 हैं, शारदा के 5 हैं, रानी के 4 हैं, प्रिया के 4 हैं, ओके, श्रुति के 3 हैं, फातिमा के 5 हैं। थर्ड क्वेश्चन, चलिए ओके, तो 2-3 बच्चे ही हैं जिनके 5 आए हैं। आई थिंक मोनिका एंड फातिमा, ये 2 लोग हैं जिनके 5 आए हैं, एंड शारदा के। ओके, दैट्स गुड। तो देखिए, इसके बाद मैं नहीं कराऊंगी प्रमाण। आई होप अब ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इसके बाद आपको प्रमाण क्लियर हो गया है। तो बता दीजिए मुझे कि इसके बाद भी आपको क्वेश्चन चाहिए प्रमाण के, या अभी तक मैंने जितना कराया है उतना सफिशिएंट है आपके लिए। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिया इज़ वेरी शार्प गर्ल। उसमें उन्होंने बोला है कि रिया बहुत ज़्यादा शार्प है, और जो शार्प होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो हमारा जो प्रीमिस है वहीं से हमें पता चल रहा है कि वो इंटेलिजेंट तो है ही, क्योंकि वो ऑलरेडी शार्प है। शार्प का मतलब क्या हुआ कि उसको, वो इंटेलिजेंट के बारे में उसको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम शार्प को बोल रहे हैं कि जो शार्प होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे शार्प को इंटेलिजेंट से यहाँ पे कंपैरिजन किया है, तो ये उपमा होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, सेकंड क्लियर हो गया था सबको। थर्ड आई होप नहीं क्लियर हुआ था। थर्ड में आपका बोला हुआ है द विटनेस हैज़ सीन मिस्टर रॉय वॉज नॉट इन द टाउन ऑन मंडे। अब नॉट यहाँ पे लगा है, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पे जो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ पे अनुपलब्धि होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, अब चलिए आप लोग बता दीजिएगा आराम से डिसाइड करके कि आपको क्लास चाहिए कि इतना सफिशिएंट है मैं दूसरे टॉपिक को कवर करूं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम आपकी न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ क्लास करने वाले हैं, और ये आपकी क्लास 13 है। तो बेसिकली हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे आज। एंड आज जो टॉपिक मैंने वीडियोस दी हैं उसी टॉपिक पे ये क्वेश्चंस होंगे आपके। क्योटो प्रोटोकॉल में कवर कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपका कवर होगा। हेलो मोनिका, हेलो रुकैया, हेलो प्रियंका, हेलो कपिल, हेलो आयशा। ओके, तो दैट्स गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन व्हाट द क्योटो प्रोटोकॉल सेट एमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर द ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। किस चीज़ पे, मतलब क्या चीज़ उन्होंने फोकस करी थी क्योटो प्रोटोकॉल में, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए अगर आपको पता हो, आपने पढ़ा हुआ हो। अगर आंसर पता है तो आप जल्दी से आंसर करिए। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स। ये आपकी गैसेस थी जिनको इन्होंने टारगेट किया था क्योटो प्रोटोकॉल में। ओके, तो आई होप 5 गैसेस थी जिनको उन्होंने फोकस किया हुआ था, और उनको हम कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, जिनके बेसिस पे हम एमिशन रिडक्शन
टारगेट सेट करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर हाउ मेनी एग्रीमेंट्स फ्लोरोकेमिकल्स आर रेगुलेटेड। कितने एग्रीमेंट के अंतर्गत फ्लोरोकेमिकल्स को रेगुलेट किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज 2 एग्रीमेंट थे। 2 एग्रीमेंट कौन कौन से थे? तो पहला आपका क्योटो एग्रीमेंट है, दूसरा आपका मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट है। इन दोनों ही एग्रीमेंट में फ्लोरो केमिकल्स को रेगुलेशन की उन्होंने बात करी थी। ओके, तो अगेन मैं वेट नहीं कर रही हूँ आपके आंसर्स का, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्वेश्चंस। अगर आपको आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर आप बीच में आंसर कर सकते हैं। एंड अपने मार्क्स को ध्यान में रखिएगा कि कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, कितने राइट आंसर्स आप कर रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड क्वेश्चन इज, विद माइनर एक्सेप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन फेज्ड आउट कंप्लीटली ग्लोबली। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसको कंप्लीटली फेज आउट कर दिया गया है, जिसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है? कभी कभी कहीं कहीं थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कंप्लीटली फेज आउट ग्लोबली कर दिया गया है, कहीं कहीं एक्सेप्शंस अभी भी थोड़े बहुत हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन फेज आउट शेड्यूल्स द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज एस्टेब्लिश्ड। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने कौन से उत्पादन एंड खपत चरण में के शेड्यूल की स्थापना की है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंसेस। तो इसके बारे में ओडीएस था ये, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को डिस्कस कर रहे थे कि ओडीएस ये होते हैं जिनको ये पूरी तरीके से फेज आउट करने की बात करते हैं, कि हम उन सारे ही सब्सटेंसेस को फेज आउट कर देंगे जिनकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है। ओके, तो मैंने आपको जब ये वीडियो प्रोवाइड की थी, चाहे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो या क्योटो प्रोटोकॉल हो, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज थी जो कि आपको याद करने को बोला था, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारी चीज़ें आप अगर याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ओके, मैं आंसर इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आप पॉज कर दीजिए, बाद में आप आंसर दे दीजिए। ये क्विज बेसिकली यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, तो अगर आपको क्विज में परफॉर्म करना है तो आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन बी डिटरमाइंड कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स। हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स को डिटरमाइन करते हैं? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्पीड से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच बीच में पॉज कर लीजिए वीडियो और आराम से आंसर करिए, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ द गैस बाय इट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। एक गैस के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको हम क्वांटिटी से जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स क्या होंगे। ओके, इज इट क्लियर नाउ? ये आप ध्यान में रखिए, इसको आप याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स कैसे हम निकालते हैं। तो उसको हम क्वांटिटी को पोटेंशियल के साथ, जो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर होता है वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्योटो प्रोटोकॉल कब फोर्स में आया, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे फोर्स में आने की बात आ रही है कि कब इसको हमने मतलब वो प्रोटोकॉल जो एग्रीमेंट हुआ था वो कब से इन्होंने अपनाया है, कब से वो फोर्स में आया है, इसकी बात हो रही है। तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है, तब से ये फोर्स में आया है। ओके, इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड फॉर द क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर्ड। तो आई होप इसका आंसर सबको पता होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर हो रहा है आपका 2012 में। जो पहला फेज था वो 2005 से 2012 का था, जो कि 2012 में समाप्त हो गया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन सी कंट्री थी जो सबसे पहले इस क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर निकली थी। इस क्वेश्चन का जल्दी से रिप्लाई कीजिए अगर आपको पता हो तो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू फोर्स। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब फोर्स में आया था ये बताइए।
ओके, राइट आंसर है सी, दैट इज 1989 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फोर्स में आया था। ओके, आंसर आता है तो जल्दी बताइए। ओके, देखिए राइट आंसर है आपका कनाडा। कनाडा सबसे पहले निकला था इससे। अमेरिका ने कभी भी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो तब आपका राइट आंसर होगा अमेरिका, दैट इज़ यूएस। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री थी जो इससे पहले इसको छोड़ दी थी या लीव की थी, तो आपका राइट आंसर होगा कनाडा। ओके, रीज़न क्या था? रीज़न उन्होंने बोला था कि इसमें यूएस एंड चाइना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन यही दो कंट्रीज़ करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What are the substances present in the ozone layer depletion substance controlled by the Montreal Protocol? तो कौन कौन से दो substances होते हैं जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है डी, दैट इज आइदर कार्बन और ब्रोमीन। ये दो सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके मेन सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी गैस के अंदर ये दो सब्सटेंसेस होंगे तो ही हम उसको बोलेंगे कि ये ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंस है। अगर नहीं होंगे तो वो ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंसेस नहीं होगा। इसका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछा है वाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर नो हार्म टू द ओजोन लेयर, ये आपको बताना है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हैं, गैसेस जो होती हैं, वो ओजोन लेयर पे क्यों हार्म नहीं करती हैं? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में तो उसको उन्होंने बैन कर रखा है, उसका रेगुलेशन लगा रखा है उसके यूज़ पे, बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उस पर रेगुलेशन नहीं है। तो राइट आंसर आपका होगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं होता है। ओके, द राइट आंसर इज बी, दैट इज बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरीन। क्लोरीन की वजह से, ये क्लोरीन ना होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर को इफेक्ट नहीं डालती है। हाँ, ये ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करती है, बट ये ओजोन को डायरेक्टली हार्म नहीं पहुंचाती है। तो इसलिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो ये आपका राइट आंसर है। ओके, सो दैट्स इट। अब अपने फाइनल जो स्कोर्स हैं वो आप शेयर कर दीजिए। ओके, राहुल के 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाएंगे बहुत जल्दी। ओके, मोनिका के 10 मार्क्स हैं, प्रियंका के 10 हैं, राजन के 4 हैं आउट ऑफ 5। ओके, अजमत के 8 हैं, पूनम के 7 हैं, आयशा के 7 हैं। तो देखिए, ये टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल, तो पढ़ लीजिए, मैंने इस पर वीडियोस दी हैं। नेहा, मैंने मैनेजमेंट में सारे टॉपिक्स नहीं करवाए हैं। ओके, मैनेजमेंट में कुछ ही टॉपिक्स हैं ऐसे जो कवर करवाए गए हैं, कुछ क्विजेज हैं एंड कुछ HRM के टॉपिक्स हैं, वो आप देख सकते हैं चैनल पे। रुकैया के 3 हैं आउट ऑफ 10। यस सुरेश, वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी, उसकी क्लासेस आएंगे जिसमें 2018 की जो भी आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर सीरीज़ वाली, उसी में हम 2018 के क्वेश्चंस कराएंगे, और अब वो पहले करा देंगे, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्दी हम वो क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, तो आज 2 लोग के स्कोर सबसे अच्छे हैं, दैट इज़ प्रियंका एंड मोनिका, जिनके 10 आउट ऑफ 10 हैं, वेरी गुड। और बाकी लोग जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो वीडियोस देख लीजिए, जो वीडियोस मैंने दी हुई हैं, एंड इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ओके ओके, जी जोशी के 9 हैं आउट ऑफ 10। आयशा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जितना कराया है उतना आपने कर लिया है, तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। ठीक है, जो यूनिट्स मैंने नहीं दी हैं, अभी तक नहीं कराई हैं, जैसे कि आपकी मैथ्स की यूनिट हो गई, तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए,
बाकी जितना मैंने कवर करवाया है उतना सेल्फ सफिशिएंट है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं जो क्विज़ लूँगी वो क्वेश्चंस आपके बेस्ड होंगे पेरिस एग्रीमेंट पे। तो पेरिस एग्रीमेंट मैंने आज ही करवाया है, आज उसकी वीडियो आई थी, तो आई होप आप लोग का वो वीडियो देख लिया होगा आपने और वो रेडी होगा टॉपिक आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो जो भी पेरिस एग्रीमेंट से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। ओके, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज़ के लिए। हेलो प्रियंका, हेलो अनु, हेलो अजमत, हेलो शालिनी। ओके, तो अगर आप रेडी हैं तो जल्दी से येस में रिप्लाई कर दीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है द राइज इन सी लेवल इज ड्यू टू, जो समुद्र के स्तर में वृद्धि आ रही है उसका रीज़न क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट, ऑप्शन बी है ओशंस एक्सपैंड एज दे गेट वार्मर। तो क्या रीज़न हो सकता है इसका? ओके, तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, दोनों ही रीजंस हैं सी लेवल के इंक्रीज होने के। ओके, ओशन एक्सपैंड होते हैं जैसे जैसे उनका पानी जो होता है वो गर्म होता जाता है, उनके जो टेम्परेचर होता है पानी का वो जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे उसका एक्सपेंशन भी होता है, और प्लस ग्लेशियर एंड आइस शीट के मेल्ट होने की वजह से भी ओशन लेवल इंक्रीज होता है। ओके, तो राइट आंसर है आपका ए एंड बी, दैट इज बोथ। तो दोनों, पहला तो आपको पता ही होगा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट, इसके बारे में सबको पता होगा। तो दूसरा जो बी है वो भी आपका रीज़न होता है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, इनमें से कौन कौन से फीचर्स हैं पेरिस एग्रीमेंट के, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका द एग्रीमेंट इज मोस्टली मिटिगेशन सेंट्रिक, ऑप्शन बी है आपका द पेरिस एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ऑप्शन सी है आपका द एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैंने जब कराया था आपको पेरिस एग्रीमेंट तब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही चीज़ें आपकी इसके पार्ट हैं, ऑप्शन 2 भी और ऑप्शन 3 भी। बट अगर हम फर्स्ट की बात करें तो एग्रीमेंट इज मोस्टली मिटिगेशन सेंट्रिक, तो हमें पता है कि सिर्फ मिटिगेशन के ऊपर नहीं बेस्ड है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें पेरिस एग्रीमेंट काम कर रहा है, और उसके साथ साथ मिटिगेशन के साथ साथ हम उसके क्योर एंड प्रिकॉशंस की भी बात यहाँ पे करते हैं। तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज 2 एंड 3, ऑप्शन 2 एंड 3 आपका दोनों ही इसका पार्ट होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच किया गया है हुआ है, तो जल्दी से बताइए, आपको पता होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन ए है आपका फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो पहली विश्व की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1992 में हुई थी, ये पहला ऑप्शन है आपका। ऑप्शन 2 है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हुआ था 1988 में। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ क्विज को ख़त्म होने तक रुक जाइए, उसके बाद मैं क्वेरी सॉल्व करूँगी। ओके, अभी फोकस करिए क्विज के ऊपर। ओके, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज़ ओनली 2, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है ये अडॉप्ट किया गया था 1988 में, ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसकी अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की कि फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1979 में, जो जिनेविया में कंडक्ट कराई गई थी। ओके, तो ये आपका जो बी होगा ऑप्शन से वही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आर डिफाइंड बाय, तो कौन से कन्वेंशन में, कौन से प्रोटोकॉल में, या कह लीजिए कौन से एग्रीमेंट में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की गई थी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ऑलरेडी ये टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स सबको आंसर पता होगा। ओके, सो राइट आंसर इज, देखिए अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं और मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, वीडियो फास्ट आ रहा है, तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और उस बीच में आप आंसर कर सकते हैं, देन उसके बाद आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज क्योटो
प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही सबसे पहले क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की गई थी और इसको वहाँ पे डिफाइन किया गया था, ओके, जिसको हम CDM भी बोलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपका द UNFCCC क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दैट इज COP 23, जो कि COP 23 है, उसको रोड मैप फॉर टलोनोआ डायलॉग भी बोलते हैं। ये कौन से सिटी में इस्टेब्लिश किया गया था ये आपको बताना है। तो मैं जब सारे ये UNFCCC के सारे भी कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात बता रही थी, COP आई थिंक मैंने COP कवर करवाया है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, तो उसमें ये सारा आता है, ठीक है, तो उसमें है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल तो वो वीडियो आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ओके। राइट आंसर है आपका A, दैट इज बॉन जर्मनी। जर्मनी के बॉन शहर में इसको कंडक्ट किया गया था, जो कि आपकी COP 23 थी। अगर आपको नहीं भी पता है कि टलोनोआ डायलॉग क्या है तो भी आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि COP 23 कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया हैज़ रेटिफाइड द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन व्हाट डेट। तो कौन सी डेट पे इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई किया था, ये आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से। मैंने ये नहीं बताया था वीडियो में, मैं स्किप कर गई थी इसको, उससे छूट गया था, तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसका आंसर दे। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा अब तक इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो भी हम इसके बारे में अभी इसमें पढ़ लेंगे। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड। ओके, दैट्स वेरी गुड, काफ़ी सारे लोगों को पता है। तो राइट डेट है आपकी A, दैट इज अक्टूबर 2 अक्टूबर 2016 में इंडिया ने रेटिफाई किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस दिन 147th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की, इस वजह से उस दिन को चूज़ किया गया था इस एग्रीमेंट को रेटिफाई करने के लिए। रेटिफाई का मीनिंग मैंने अगेन बताई है। रेटिफाई का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना, उस चीज़ पे साइन करना, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बेसिक कंट्रीज। बेसिक कंट्रीज किसको कहते हैं ये आपको बताना है। अगेन ये आपका नहीं कवर था क्योटो प्रोटोकॉल जब मैं करा रही थी, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, तो मैंने ये कवर नहीं किया था, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो देखते हैं आप लोगों में से किसको किसको पता है कि बेसिक कंट्रीज क्या हैं। ऑप्शन ए है आपका दे आर नॉट पार्ट ऑफ Annex B कंट्रीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, एंड ऑप्शन 2 है आपका अर्जेंटीना इज पार्ट ऑफ बेसिक कंट्रीज। ये आपके दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, राइट आंसर है आपका A, दैट इज ओनली वन। सिर्फ पहला जो है वही आपका ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें ये बोला गया है कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ Annex B कंट्रीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी क्योटो प्रोटोकॉल में कि कुछ कंट्रीज होती हैं, उनको हम डिफरेंट फ्रेमवर्क में डिवाइड करते हैं, जैसे Annex हो गई, Annex कंट्री, Annex A कंट्री, तो इस तरीके से कंट्रीज होती है। वहीं पे इन्होंने एक और पॉइंट था जो कि मैंने नहीं उतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा था, बट मैं इसको फिर भी MCQs में करेक्ट मतलब कंबाइन करवा दे रही हूँ, ये भी आपका कवर करवा दे रही हूँ। तो वो था, दूसरा था आपका कि बेसिक कंट्रीज़। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को बेसिक कंट्रीज़ के नाम से डिफाइन किया गया है, BASIC, ये एक्रोनिम है। कंट्रीज़ के जो नेम हैं वो आपको याद करने हैं। B से ब्राज़ील है, S से आपका साउथ अफ्रीका है, I से इंडिया है, एंड C से चाइना है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको चेक कर लेती हूँ, एक थोड़ा स्किप हो गया है कि A से क्या है। अगर किसी को पता हो तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, तब तक आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन, इसका रिप्लाई कीजिए। ओके, 8th क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द पेरिस एग्रीमेंट कवर। ओके, देखिए ये सही है। बेसिक कंट्रीज में आपका ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, यही 4 कंट्रीज आती हैं, 5 कंट्रीज नहीं आती हैं, तो मेरी तरह कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे जो बेसिक है BA, ये आपका ब्राज़ील के लिए बोला गया है,
ओके, यही 4 कंट्रीज हैं। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट डज द पेरिस एग्रीमेंट कवर? पेरिस एग्रीमेंट क्या कवर करता है ये आपको बताना है। पहला है ऑप्शन आपका ग्लोबल क्लाइमेट कोऑपरेशन, ऑप्शन बी है आपका इक्विटी इन बैटलिंग क्लाइमेट चेंज, एंड ऑप्शन सी है आपका CBR, एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्या होगा राइट आंसर? ओके, तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप इसको सबने आंसर कर दिया होगा। यस, ब्राज़ील का BA है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो जो आपका ये है ऑप्शन डी है, तो इसमें CBR का फुल फॉर्म क्या है? बहुत लोगों को लग रहा होगा कि CBR क्या है। तो CBR का फुल फॉर्म है आपका कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। ओके, तो ये आपका CBR का फुल फॉर्म है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC और FCCC इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, ये आंसर मैं अभी बता नहीं रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब लोग इसका सही रिप्लाई देंगे, तो इसलिए जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ओके, काफ़ी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। राइट आंसर है आपका सी, दैट इज अर्थ समिट। अर्थ समिट को हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं, या UNFCCC को भी हम अर्थ समिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज हेल्ड इन, ये कब हुआ था ये आपको बताना है। अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर सबको पता होगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, 10th का आंसर जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, राइट आंसर है आपका ए, दैट इज 1992। तो ये जो डेट्स हैं अगर आपको नहीं याद है तो इनको याद कर लीजिए। डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में हो सकता है आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाए। ओके, तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। ओके, दैट्स इट। अब अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, और अपने फाइनल स्कोर शेयर कर दीजिए। ओके, पूनम के 5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, शानी के 5 हैं आउट ऑफ 10। ओके, और एक चीज़ और है, एक पॉइंट और है पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो मैं शायद भूल गई थी वहाँ पे कवर करना। वो ये है कि इंडिया ने जब रेटिफाई किया था पेरिस एग्रीमेंट को, तो वो 62nd कंट्री थी रेटिफाई करने वाली। ओके, बट उसने यूनाइटेड नेशन, सॉरी नॉट यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन से पहले रेटिफाई किया था इंडिया ने। ओके, 62nd कंट्री थी, ये आपको याद रखना है। ओके, कोमल के 5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 9, रानी के 6 हैं आउट ऑफ 10, प्रियंका के 8 हैं आउट ऑफ 10, अजमत के 7 हैं आउट ऑफ 10। दैट्स वेरी गुड, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का। वीडियो अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो वो वीडियो देख लीजिएगा और फिर दोबारा से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सी पूजा, टाइम चेंज नहीं हुआ है क्लास का, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेम टाइम पर ही क्लास लूँ। एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चंस थे ही नहीं मेरे पास, तो मैं उसको बनाने में थोड़ा टाइम चला गया, तो इस वजह से मैं क्लास के लिए लेट हो गई थोड़ा। ओके, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं सेम टाइम पे ही आपकी क्लास लूँ। नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी से बता नहीं सकती हूँ, मिक्स टॉपिक्स होते हैं, कोई भी टॉपिक जो आपका रिलेटेड होगा एग्ज़ाम से वो हम ले लेंगे, ठीक है। ओके, ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, और ये आपकी न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो 10 क्वेश्चंस मैं कवर करूँगी, और टॉपिक है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैंने आज ही कंप्लीट किया है ये टॉपिक। तो अगेन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे इस क्विज के लिए। तो अगर आप रेडी हैं तो यस में रिप्लाई कर दीजिए सो दैट हम क्विज को स्टार्ट करें। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पीएम ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट Francois Hollande set out the foundation stone of ISA, what does ISA stands for? तो ISA का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। ओके, तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए इंटरनेशनल सन अलायंस, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑप्शन सी है आपका इंडियन सोलर अलायंस, और ऑप्शन डी है आपका इंडिया सोलर अलायंस। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑब्लिक आर ट्रू अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए सही हैं, ये आपको बताना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA हैज ओनली द कंट्रीज लाइंग कंप्लीटली बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ऑप्शन बी है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज ओनली द कंट्रीज लाइंग पार्शियली बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो राइट आंसर है आपका एंड ऑप्शन डी है आपका एनी कंट्री कैन ज्वाइन ISA। तो इसमें बोला है कि कौन कौन सी कंट्री इसको कर सकती है, ज्वाइन कर सकती है। तो राइट आंसर है आपका कि डी, दैट इज एनी कंट्री कैन ज्वाइन ISA, चाहे वो टॉपिक ऑफ कैंसर पे हो या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो या ना हो, किसी भी तरह की कंट्री इसको ज्वाइन कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय। इस इनिशिएटिव को किसने स्टार्ट किया है, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज इंडिया। इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस आर इन। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है। ओके, तो ऑप्शन ए है आपका, या आप कह लीजिए कि स्टेटमेंट 1 है आपका, ऑल कंट्रीज बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पहला ये स्टेटमेंट है आपका। दूसरा स्टेटमेंट है इट विल फंक्शन फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, दैट इज गुड़गांव। तो क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में अगेन कुछ स्टेटमेंट्स है आपके सामने। उन स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका द इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट इज ISA इज एन अलायंस ऑफ मोर देन 121 कंट्रीज विच लाई either completely or partly between the topic of cancer and topic of Capricorn। तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलायंस इज टू वर्क फॉर एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। तो हमें ये भी पता है कि हम इसलिए इसको अलायंस हमने बनाया है ताकि
जो सोलर एनर्जी हो उसको कम्प्लीटली हम एक्सप्लॉइट कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। ओके, तो राइट, ये भी आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट, द अलायंस इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये भी आपका करेक्ट है, ये भी इसका वन ऑफ द फीचर है। फोर्थ है आपका, कंट्रीज दैट डू नॉट फॉल विद इन द टॉपिक्स कैन ज्वाइन द ISA एंड एंजॉय ऑल बेनिफिट्स एज अदर मेंबर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ वोटिंग राइट्स। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC और FCCC इज, क्या इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है UNFCCC का? तो ये जल्दी से बता दीजिए। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए है आपका, टू स्टेबलाइज द मेल्टिंग आइस ऑफ अंटार्कटिक ओशन। ऑप्शन बी है, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस इन विद द क्लाइमेट सिस्टम। एंड ऑप्शन सी है आपका, reduce the carbon emission up to the level of 1992। and ऑप्शन डी है आपका, stabilize the ozone layer depletion। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस। तो बेसिकली इनका जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है या बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन को रोकना है, उसको स्टेबलाइज करना है, ताकि जो हमारे एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस है, मतलब जो हमने खुद से मानव जनित जो हस्तक्षेप है उसका जो डेंजरस लेवल है वो ना आए क्लाइमेट सिस्टम पे। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क्स के का। ओके, तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट COP टुक प्लेस। पहली जो मीटिंग थी, पहली जो COP है वो कहाँ पे हुआ था कंडक्ट, ये आपको बताना है कौन सी सिटी थी। तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं और आप नहीं इनको सॉल्व कर पा रहे तो इन सबके वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आप इजीली कर पाएंगे। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज अप्रैल 1995 इन बर्लिन जर्मनी। जर्मनी के बर्लिन शहर में पहली COP रखी गई थी और वहाँ पे ये कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द 2018 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेड। जो 2018 की कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज पोलैंड। पोलैंड के कोटोविच शहर में इसको रखा गया था, जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी। ओके, 2018 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर विल बी द 2019 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP हेल्ड। तो 2019 की कहाँ पे हुई है ये COP, ये आपको बताना है। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज चिली। चिली में ये हुआ है और ये जो मतलब 2019 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है उसकी डेट जो है वो है 27 फरवरी 2019। तो ये डेट भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 27 फरवरी डेट थी 2019 की जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ और ये चिली में हुआ। ओके, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स बेस्ड भी है और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को स्पेशली याद कर लीजिएगा कि 27 फरवरी 2019 को जो हमारी COP है वो आपकी हुई है, COP हुई है और ये हुई है चिली में। ओके ओके, दैट्स इट। ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। कोई अगर आपको इशू है, कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो बता दीजिए एंड अपने फाइनल स्कोर्स भी शेयर कर दीजिए। यस, 27 फेब को हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। ओके, पूनम के 5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10।
राजन के 3 हैं आउट ऑफ 3, रानी के 8 हैं आउट ऑफ 10। कोमल कोई बात नहीं, आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो फिर ये सारी क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। रानी के 8 हैं आउट ऑफ 10, अजमत के 7 हैं आउट ऑफ 10। देखिए जिनकी भी क्लासेस मिस हो गई हैं वो फिर से देख लीजिएगा वीडियो, और अगर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं, अभी आपके स्कोर कम है, तो आप आंसर्स को याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका अर्थ समिट हो, चाहे आपका पेरिस एग्रीमेंट हो, और प्लस आपका ISA दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस यूनिट के। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग।